नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के धरना प्रदर्शन का आज 24वां दिन है और पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण और पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जंतर मंतर पहुंचकर पहलवानों से मुलाकात की। वहीं पहलवानों ने प्रेस वार्ता कर लोगों में से समर्थन मांगने के लिए एक नंबर भी जारी किया है। पहलवानों ने बताया कि सोमवार से एक नए अभियान की शुरुआत दिल्ली के कनॉट प्लेस से करने वाले हैं और विनेश फोगाट ने कहा कि कनॉट प्लेस में सभी के सामने अपनी बातें रखी जाएंगी। 21 मई को पहलवान बड़ा फैसला ले सकते हैं। वहीं पहलवान साक्षी मलिक ने एक नंबर जारी किया है और उन्होंने कहा कि लोग इस पर मिस कॉल देकर हमारा समर्थन करें। उन्होंने प्रदर्शन में रुकावट लाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीती रात भी हमारे प्रदर्शन को खराब करने का प्रयास किया गया। हम चिट्ठी लिखकर इंटरनेशनल ओलंपिक्स से समर्थन की मांग करेंगे और अपने प्रदर्शन को जंतर मंतर से बाहर भी ले जाकर जाएंगे। और हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है, देश की बेटियों की लड़ाई है, महिला की और खेल को बचाने की लड़ाई है। इस प्रदर्शन की शुरुआत हम दिल्ली के कनॉट प्लेस से करने जा रहे हैं और हमें पूरे देशवासियों का समर्थन चाहिए। इसके लिए हम राष्ट्रपति, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के नाम जिला मुख्यालय में चिट्ठी देंगे। इस नंबर पर मिस कॉल करें। नंबर है 9053903100। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, 9053903100। आप इस पे मिस कॉल देख के हमारा समर्थन कर सकते हैं। और आप सभी मीडिया वाले जो है शुरुआत से बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा बहुत साथ दे रहे हैं। मेरा आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ रात को भी रुकने की कोशिश करें, क्योंकि कल भी जो है कुछ मतलब हमारा धरना खराब करने की कोशिश की गई। जैसा पिछली बार हुआ था, जब हम बैटिंग लेके आ रहे थे तब आपने सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था, पूरे देश में हमारी बात पहुंचाई थी। ऐसे ही अगर कुछ घटना होती है तो आप हमारे साथ रहो और पूरे देश में हमारी बातें पहुंचाओ। और हम इस प्रोटेस्ट को इंटरनेशनल भी लेके जाएंगे। जो बाहर के ओलंपियंस हैं, ओलंपिक चैंपियंस हैं, उनको भी हम लेटर लिखेंगे कि वो भी लेटर लिख के हमारा हम सिर्फ प्रोटेस्ट साइड पे इधर ही बैठ के, जंतर मंतर पे ही बैठ के सिर्फ हमारा प्रोटेस्ट को आगे नहीं बढ़ाएंगे। हम यहाँ से जंतर मंतर से बाहर जाके भी हम अपना प्रोटेस्ट को बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि हमें ऐसे फील हो रहा है कि हमारा जो ये प्रोटेस्ट है इसको बिल्कुल बीचने का काम किया जा रहा है, बिल्कुल जेल में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। तो हम इसको जितना हम ओपनली जाके हर जन तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि देश की बेटियों की लड़ाई है। ये सिर्फ कुश्ती की और कुश्ती की महिला खिलाड़ियों की बात नहीं है, ये हर उस स्पोर्ट्स पर्सन की आवाज है, ये हर उस महिला की आवाज है जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना काम करती है और जिनके साथ में शोषण होता आया है, जो अपनी आवाज उठा नहीं पाई है। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, हम कनॉट प्लेस में जाएंगे और जितने भी लोग हैं हम सबके सामने अपना प्रोटेस्ट है उसकी बातें रखेंगे कि हमारे साथ में ऐसे हो रहा है और हमारी इस न्याय की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। हम दिल्ली के अलग अलग संगठनों के से भी बातचीत कर रहे हैं, उनके संपर्क में भी हैं और आने वाले टाइम में 21 तारीख का हमने हमारे बड़े बुजुर्गों ने कॉल दिया है। अगर तब तक कुछ फैसला नहीं होता है तो उसके बाद हम कोई बड़ी कॉल ले सकते हैं। तो दिल्ली के महिला संगठन है या छात्र संगठन है, जितने भी संगठन है, किसान संगठन है, सबसे हम कांटेक्ट में हैं और बड़ी कॉल हम ले सकते हैं 21 तारीख के बाद में। आज जाएंगे जी, टाइम 6 PM। कल हमने आप लोगों के साथ में अनाउंसमेंट किया था कि जिला स्तर पे जो हमने मुख्य सचिवालय के सामने जो ज्ञापन देना था, वो हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति जी के नाम, प्रधानमंत्री जी के नाम और गृह मंत्री जी के नाम पे वो ज्ञापन जाना चाहिए। और हम हर एक संगठन से, हर एक नागरिक से जो देश अपने देश में रहता है, जो महिलाओं का इज्जत और सम्मान की इस लड़ाई में हमारा समर्थन करना चाहता है, जो इस लड़ाई में भागीदारी देना चाहता है, तो वो अपने अपने जिला मुख्यालय के सामने जाएं और कल एक ज्ञापन सौंपे देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और देश की राष्ट्रपति जी के नाम। इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, कल जिस तरीके से बात कर ली जाए, लगातार पहलवानों को आज धरना प्रदर्शन करते हुए पूरे 24 दिन आज हो चुके हैं और ऐसे में कल जो है पहलवानों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। क्या कुछ जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई है, एक बार पूरी जानकारी।
देखिए, यहाँ पर बात करें पहलवानों की, तो लगातार महिला पहलवान जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर डटी हुई है और पिछले 24 दिनों से, यहाँ पर बात करें आज 24 दिन हो चुके हैं, पिछले 23 दिनों से लगातार जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। और यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं मोर्चा भी खोला हुआ है। यहाँ तक कि आम जनता की बात करें तो आम जनता का भी सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं की बात करें तो उनका भी सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। मगर कल जिस तरीके से कहते हैं विघ्नेश फोगाट और साक्षी मलिक द्वारा कहीं ना कहीं प्रेस वार्ता की गई, जिसके अंदर सत्यपाल मलिक भी मौजूद रहे, चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद रहे और लगातार कहीं ना कहीं यही संदेश देने की कोशिश की गई कि हम जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं यौन शोषण को लेकर, वो लड़ाई सही है और बाकी महिलाओं के साथ भी इस तरीके की अगर घटनाएं होती हैं तो उनके लिए भी आवाज उठाने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। मैं यहाँ पर बात करें आम जनता के साथ भी अगर किसी तरीके की घटना घटती है या फिर कहें उनके साथ भी कोई यौन शोषण होता है तो उसके लिए भी कहते हैं महिला पहलवान जो है वो तैयार है। उनके लिए भी उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो वो हमसे संपर्क करें, हम उनके लिए आवाज उठाने का काम करेंगे। दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जिसके अंदर मिस कॉल देने की बात की गई है, यानी कि आम जनता से भी अब सहयोग मांगा जा रहा है, समर्थन मांगा जा रहा है। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बनता हुआ नजर आया। और दूसरा, यहाँ पर अब पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जी को भी पत्र लिखा जाएगा, गृह मंत्री को भी पत्र लिखा जाएगा, जिससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं सरकार तक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि महिला यौन शोषण को लेकर जो सरकार दावे करती है उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को कदम उठाना चाहिए। मगर यहाँ पर इसकी शुरुआत जो थी कल दिल्ली के कनॉट प्लेस से भी देखने को मिली। जंतर मंतर से लेकर कनॉट प्लेस तक पैदल मार्च निकाला गया, जिसके अंदर साक्षी मलिक की बात करें, विनेश फोगाट की बात करें या फिर कहते हैं और पहलवानों की बात करें या फिर चंद्रशेखर की बात करें, वो भी मौजूद रहे। और लगातार कहीं ना कहीं इस पैदल मार्च से भी कहीं ना कहीं यही संदेश देने की कोशिश की गई कि सरकार जो कह रही है वो कर नहीं पा रही है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आम जनता जो है परेशान है। और खासतौर पर महिलाएं जो जिनके साथ यौन शोषण की इस तरीके की घटनाएं होती है और बृजभूषण के खिलाफ जो है वो अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है, इस तरीके का संदेश जो है वो दिया जा रहा है। मगर अब पत्र के माध्यम से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी को भी पत्र लिखा जाएगा, या तक गृह मंत्री को भी पत्र दिया जाएगा, या तक कि लगातार कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों को भी पत्र दिया जा रहा है और यहाँ तक कि महिला सांसदों को भी, खासतौर पर भाजपा की जो महिला सांसद है उनको भी पत्र देने की बात की जा रही है। मगर अब जिस तरीके से लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है उससे साफ जाहिर है कहीं ना आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं सरकार को बृजभूषण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़ सकती है। जी राजीव, वहीं बात कर लें, कल तमाम बड़े नेता जो है यहाँ धरना स्थल पर पहुंचे हैं। वहीं अगर बात भीम आर्मी के प्रमुख की कर ली जाए तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी है, क्या कुछ कहा है? देखिए, यहाँ पर बात करें सत्यपाल मलिक की, तो जिन्होंने प्रेस वार्ता के अंदर ये कहा गया कि सरकार जो है वो कठोर रवैया अपना रही है। अगर आपको ये लड़ाई जीतनी है तो कहीं ना कहीं आंदोलन बड़ा करना होगा, इसको कहीं ना कहीं आम जनता तक पहुंचाना होगा ताकि सरकार की जो छवि है उसको कहीं ना कहीं दिक्कत आए। मगर यहाँ पर जिस तरह के चंद्रशेखर ने भी कहा कि वो अब दोबारा से इस मंच के अंदर आ चुके हैं और अब इस मंच को छोड़कर नहीं जाएंगे और लगातार कहीं ना कहीं आम जनता तक या फिर कहे गांव तक आवाज जो है वो उठाई जाएगी और हर तरीके से कोशिश की जाएगी कि सरकार की जो रणनीति है उसके खिलाफ जो है वो आम जनता को जागरूक किया जाए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से विनेश फोगाट की बात करें या फिर साक्षी मलिक की बात करें, उनकी तरफ से भी कल स्पष्ट किया गया प्रेस वार्ता के माध्यम से कि ये हेल्पलाइन नंबर है, इसके अंदर सिर्फ आपको मिस कॉल करनी है। जो भी सहयोग देना चाहते हैं, यानी जो समर्थन देना चाहते हैं आम व्यक्ति, वो इस पर मिस कॉल करे, ना कि कॉल करनी है। दूसरा, यहाँ पर सरकार की जो रणनीति है उसके खिलाफ जो है जिस तरीके से कल पैदल मार्च भी निकाला गया और कनॉट प्लेस तक जाकर आम व्यक्ति तक कहीं ना कहीं सहयोग मांगने की बात की गई और यहाँ तक कि अब इंटरनेशनल जो खिलाड़ी है उनको तक भी कहीं ना कहीं संदेश देने की बात की जा रही है कि वो भी उनका सहयोग करें, क्योंकि महिलाओं के साथ जिस तरीके से यौन शोषण किया जा रहा है और खासतौर पर बृजभूषण के खिलाफ, तो वो कहीं ना कहीं बृजभूषण को लेकर भी कहीं ना कहीं बड़े कदम उठाने की बात की जा रही है। मगर बृजभूषण के खिलाफ अभी तक कानूनी प्रक्रिया जो है वो नहीं शुरू की गई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रधानमंत्री 16 मई यानी कि आज रोजगार मेले में सरकारी विभागों में नव नियुक्तियों को 71,000 नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मुरादाबाद और गोरखपुर में ये नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, स्मृति ईरानी, केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, डॉक्टर संजीव कुमार बालियान और अजय कुमार भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में सरकारी विभागों में नव नियुक्तियों को 71,000 नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे।
प्रधानमंत्री इस अवसर पर नवनियुक्तियों को संबोधित भी करेंगे और रोजगार मेले का आयोजन देश भर में 42 स्थानों पर किया जाएगा। भर्तियां इस पहल को समर्थन देने वाले केंद्रीय सरकारी विभागों और राज्य सरकार केंद्र शासित क्षेत्रों में की जा रही हैं। रोजगार मेला रोजगार सृजन को उच्च प्राथमिकता देने के प्रति प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक पहल है। रोजगार मेले में यह संभावना है कि वो आगे रोजगार सृजन और युवाओं के सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये सार्थक रोजगार अवसर प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगा। खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, आज रोजगार मेले का आयोजन किया जाना है और ऐसे में नवनियुक्तियों को 71,000 नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांटने वाले हैं। कितने बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, एक बार पूरी जानकारी। देखिए, बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगभग 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और देश भर में 71,000 नियुक्ति पत्र प्रदान करने का काम किया जाएगा। बात की जाए रोजगार मेले का आयोजन लगभग देश भर में 45 स्थानों पर किया जाएगा। भारत की इस पहल को समर्थन देने वाले केंद्र विभागों और राज्य सरकारों के केंद्र शासित क्षेत्रों में की जा रही है। और नवनियुक्त जो ग्रामीण नियुक्त है उनको बात की जाए तो ग्रामीण डाक सेवक, डाक निरीक्षक, वाणिज्य विभाग, टिकट लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, कंटक, कनिष्ठ खाता लिपिक, ट्रैक मैनेजमेंट, ऐसे तमाम जो पद हैं उस पर कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र देने का काम किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आयोजन होगा। लगभग 71,000 जो नियुक्ति पत्र है वो बांटे जाएंगे। प्रधानमंत्री खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में बनारस, आगरा, मुरादाबाद, गोरखपुर में नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी अलग अलग केंद्रीय मंत्री और प्रभारियों को दी गई है। इस नियुक्ति पत्र बांटने के लिए लखनऊ में केंद्रीय मंत्री और बाल विकास अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में नियुक्ति पत्र बांटने का काम करेंगे। तो बनारस में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, तो मुरादाबाद में केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा कहीं न कहीं वो नियुक्ति पत्र बांटने का काम। और आगरा में केंद्रीय मत्स्य स्वास्थ्य पालन पशुपालन डेयरी राज्य मंत्री संजीव बालियान, साथ ही गोरखपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय कुमार मौजूद रहेंगे। सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है और सभी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र बांटने का काम करेंगे और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और जो नियुक्ति पत्र लेने वाले जो लोग होंगे जिसको रोजगार से जोड़ा जा रहा है उनको एक संदेश देने का काम आज किया जाएगा। जितेंद्र, वही बात कर ली जाए, विभिन्न पदों पर आज जो है नियुक्ति पत्र बांटे जाने हैं। ऐसे में बात अगर लाभार्थियों की कर ली जाए, क्या कुछ कहना है लाभार्थियों का? देखिए, लगभग 10 बजे के आसपास का कार्यक्रम है और सभी लाभार्थियों से बात होगी। और जिस तरह से लगातार सरकार मिशन रोजगार के तहत केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो काम कर रही है, उस पर कहीं ना कहीं लोगों को जो लाभ मिल रहा है उससे जाहिर सी बात है उनको अपने परिवार के जो पालन पोषण है, भरण पोषण है, उसमें आसानी होगी। तो चाहे उसको देखते हुए भी वो काफी खुश नजर आएंगे और ये तस्वीरें 10 बजे के बाद ही नजर आएंगी। किस तरह के लाभार्थियों का रिएक्शन है, लाभार्थी कितना खुश है रोजगार से जुड़कर। जितेंद्र, वही बात कर ली जाए, इस कार्यक्रम में कौन कौन शामिल हो सकता है? प्रधानमंत्री के अलावा, प्रधानमंत्री जिस तरीके से नियुक्ति पत्र आज बांटने वाले हैं, तो उनके अलावा और कौन से बड़े चेहरे इसमें शामिल होंगे? देखिए, 45 स्थानों पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का रखा गया है और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इसको जोड़ा जाएगा। और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लखनऊ में रहेंगी। ऐसे तमाम मंत्री अलग अलग जिलों में जाकर नियुक्ति बांटने का काम करेंगे और प्रधानमंत्री उनको संदेश देने का काम करेंगे। तो खुद नियुक्ति पत्र अपने सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बंटवाने का काम किया जाएगा और लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। कि केंद्र की सरकार का ये दावा था कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्तर प्रदेश में दिए जाए और उसी क्रम में रोजगार या रोजगार मेला लगाकर सरकार काम कर रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। जितेंद्र, वही बात कर ले जाए और रोजगार को लेकर और क्या क्या कदम जो है यूपी सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं कि अधिक से अधिक रोजगार लोगों को मिल सके? प्रयास कर रही है और कहा जा सकता है इससे पहले इन्वेस्टर समिट भी कराया गया था और तमाम रोजगार यहाँ पर उपलब्ध कराने के साथ साथ लोगों को रोजगार दिया जाए। यहाँ व्यवसाय उपलब्ध होंगे तो जाहिर सी बात है कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा। चाहे IT कंपनियों की बात की जाए, चाहे फैक्ट्रियों की बात की जाए, उन सभी को लगाने अलग अलग जो पार्क टेक्सटाइल पार्क हैं उसमें रोजगार लोगों को जोड़ा जाएगा। अगर ये जो कह सकते हैं
रोजगार जब उत्तर प्रदेश में आएगा तो उत्तर प्रदेश के लोगों को भी जोड़ने का काम किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की ओर से बैठक के लिए समय देने के बाद एचआरटीसी चालक यूनियन ने हड़ताल टाल दी है। आपको बता दें कि अब रात्रि बस सेवाएं सामान्य तौर पर चलेंगी। 18 मई को सुबह 11:30 बजे सचिवालय में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और एचआरटीसी के प्रबंधक निर्देशक संदीप कुमार चालक यूनियन के पदाधिकारियों से बैठक करेंगे। इससे पहले एचआरटीसी चालक यूनियन ने अग्रिम रात्रि भत्ता न देने पर रात्रि सेवाओं के बहिष्कार का ऐलान किया था। वहीं एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ने कहा कि उप मुख्यमंत्री ने ओवरटाइम और रात्रि भत्ते के मसले पर 18 मई को सचिवालय में बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा कि सरकार को समय पर निर्णय लेना चाहिए। सरकार ने बैठक बुलाई है, लेकिन सरकार और प्रबंधन ने देरी से बैठक का निर्णय लिया। आगे उन्होंने कहा कि सुबह बसें न चलने से कई रूट्स प्रभावित हुई हैं और आगे उन्होंने कहा कि अगर 18 मई को हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस खबर और तमाम जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी इस वक्त हिमाचल से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीना जी, जिस तरीके से देखा जाए बहुत लंबे समय से एचआरटीसी जो है इनकी तरफ से चालक यूनियन की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी और हड़ताल पर ये लोग बैठे हुए थे, तो अब ये हड़ताल जो है टाल दी गई है। एक बार इसे लेकर जानकारी। जी, बार बार जो है एचआरटीसी के जो ड्राइवर यूनियन है प्रबंधन और सरकार को चेतावनी दे रही थी, लेकिन उसके बावजूद जब उनकी नहीं सुनी गई तो 15 मई को कुछ समय के लिए जो है रात्रि सेवा को रोका गया था और फिलहाल जो है उसमें बताया गया कि 15 रूट लगभग इसमें जो है प्रभावित हुए थे। लेकिन उसके बाद जो है प्रबंधन ने फैसला लिया कि जो ड्राइवर यूनियन जो मांगे कर रही है उसका जो परिवहन मंत्री है उनके साथ बैठक बुलाई गई है। 18 मई को ये बैठक होनी है और सुबह 11:30 बजे ये बैठक जो है सचिवालय में बुलाई गई है। तो फिलहाल जो ड्राइवर ये एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन है उन्होंने फिलहाल जो हड़ताल थी उसको टाल दिया है, लेकिन उनका कहना है कि 18 मई को अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है या ये जो रात्रि भत्ता है और जो अग्रिम जो वो चालक भत्ता मांग रहे हैं अगर उस पर सरकार और प्रबंधन फैसला नहीं लेते हैं तो 18 मई को जो है रात्रि की जो सेवाएं हैं एचआरटीसी की वो रोक दी जाएंगी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्योंकि एचआरटीसी फिलहाल हिमाचल में जो है मेन यही जो परिवहन का साधन है और दुर्गम इलाकों में यही जो लोगों का जो परिवहन का साधन रहता है। तो ऐसे में अगर रात्रि बस सेवा एचआरटीसी का जो प्राइवेट यूनियन है रोक सकता है तो बहुत ज्यादा जो है एचआरटीसी घाटे में जाएगा ही, लेकिन जो लोग हैं प्रदेश के उनको बड़ी जो है वो परेशानियां झेलनी पड़ेगी। जी वही टीना जी, बात कर ली जाए जिस तरीके से ये हड़ताल पर गए हुए थे उसके बाद कितना काम प्रभावित हुआ, कौन कौन से रूट सबसे ज्यादा प्रभावित रहे, लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? जी देखिए, फिलहाल तो क्योंकि 15 मई तक इन्होंने टाइम दिया था, 15 मई की सुबह जब नहीं सुना गया 15 मई को जो है सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक ड्राइवर यूनियन ने रात और इस दौरान लगभग मैंने जैसे पहले बताया 50 रूटों पर बसें जो देरी से चली है, इनमें रामपुर, रोरू, रिकांगपिओ, बैजनाथ और धर्मशाला जैसे रूट शामिल थे। और जो रूट है जब यहाँ पे बसें नहीं चली हैं तो प्रदेश के जो हजारों यात्री हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रबंधन से बातचीत के बाद रूटों को चला दिया गया और जो देरी से इन रूट पे बसें भेजी गई। हालांकि एचआरटीसी फिलहाल जो है वो घाटे से बचे, लेकिन जो लोग थे उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो गंतव्य की तरफ जो जाना चाहते थे, धर्मशाला है, रोरू, रामपुर है, उन लोगों को काफी यहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में जो भी प्रबंधन है वो अब ये कह रहा है कि अभी 18 मई को जो परिवहन मंत्री है उनके साथ जो है बैठक बुलाई गई है और ऐसे में जो ड्राइवर यूनियन है जो मांगे कर रही है उन मांगों पे जो फैसला लिया जाएगा। और जो एचआरटीसी की ड्राइवर यूनियन है वो कह चुकी है, बार बार चेतावनी दे दी है कि अगर 18 मई को उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो एक बड़ा आंदोलन वो प्रदेश में करेंगे। और फिलहाल जो ये आंदोलन है रात्रि बस सेवाओं को रोक कर किया जाएगा। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर रात्रि बस सेवा इन्होंने रोक दी तो बहुत बड़ा जो घाटा है वो एचआरटीसी को होगा और साथ ही जो लोग हैं उनको बहुत बड़ी यहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी टीना जी, एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह की अगर बात कर लें, क्या कुछ कहना है उनका? जी देखिए, मान सिंह ने कहा है कि एचआरटीसी जो यूनियन है वो बार बार जो है ओवर टाइम रात्रि भत्ते के मसले पर जो है प्रबंधन से बातचीत करना चाह रही है, लेकिन उन्हें बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया है। लेकिन अब जो है देरी से लिया गया है
जब उन्होंने रात्रि सेवा जो है वो कुछ समय के लिए रोकी, उसके बाद प्रबंधन हरकत में आया है और उनको जो है बैठक के लिए 18 मई का समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये जो आज सुबह बसें नहीं चलने के कारण कई रूट प्रभावित भी हुए हैं और अगर 18 मई को उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, प्रबंधन कोई फैसला नहीं ले पाता है, तो ऐसे में जो HRTC की ड्राइवर यूनियन है वो रात्रि बस सेवा होगी और उसके आगे भी अगर फिर भी प्रबंधन हरकत में नहीं आता तो उसके आगे वो कड़ा आंदोलन अपनाने पर जो है मजबूर हो जाएंगे। जी टीना जी, वहीं बात कर ली जाए, अब क्या रणनीति सरकार की रहने वाली है? क्या रणनीति रहेगी कि सामंजस्य जो है बैठाया जा सके कि उनकी मांगे भी पूरी हो जाएं और जो बड़ा आंदोलन करने की वो चेतावनी बार बार दे रहे हैं, इस तरीके की स्थितियां ना पैदा हों? देखिए, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के पास ही परिवहन विभाग का जिम्मा भी है, तो ऐसे में उनका जो है ये पहला बनता है कि वो जो ये ड्राइवर यूनियन है जो बार बार ये चेतावनी दे रही है, एक बार वो अपनी हड़ताल पे बैठ भी चुकी है, तो ऐसे में ये हड़ताल ना हो। और आपको बताएं कि बार बार HRTC सबसे बड़ा परिवहन का यहाँ पे साधन है हिमाचल में, और अगर ये रूट प्रभावित करता है, रात्रि बस सेवा प्रभावित होती है, तो सरकार को बहुत बड़ा यहाँ पे घाटा होगा। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री है वो कह चुके हैं कि जो मांगे हैं उन पे सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। रात्रि भत्ता की जो ये चालक मांग कर रहे हैं, उसके अलावा जो ओवर टाइम की ये लोग मांग कर रहे हैं उसे फिलहाल दिया जाएगा। हालांकि वो बार बार कह रहे हैं कि थोड़ा सा समय उनको चाहिए, क्योंकि ये जो आर्थिक स्थिति है प्रदेश की वो कुछ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि जो भी उनसे बन पाएगा, जो किस्तें होंगी वो जारी कर दी जाएगी। तो ऐसे में उन्होंने प्रबंधन से भी अपील की है और साथ ही ड्राइवर यूनियन से भी अपील की है कि वो अपनी जो हड़ताल है उसको फिलहाल टालें और बातचीत का जो रास्ता है उस पर आए, और कोई ना कोई इसमें जो है जरूर जो हल है, बीच का रास्ता है वो निकलकर सामने आ जाएगा। जी टीना जी, अब सवाल ये उठता है कि बैठक लेने में इतनी देर क्यों सरकार ने लगा दी और इतने टाइम बाद फिर इतनी टाइम क्यों लगा दिया कि बैठक लेने में, और इससे पहले क्यों नहीं इनकी तरफ ध्यान दिया गया? देखिए, बिल्कुल ये जो ड्राइवर HRTC की ड्राइवर यूनियन है बार बार ओवर टाइम की मांग कर रही है, रास्ते की मांग कर रही है, और ये जो सारे बच्चे हैं उनके जायज मांगे वो कर रही है, और ऐसे जो उनकी मांगे हैं उनको प्रबंधन जो नहीं कर रहा था, तो अब वो जो HRTC का जो ड्राइवर यूनियन है वो अड़ गया है कि अगर प्रबंधन की मांगे नहीं मानता है तो उसके बाद आंदोलन के अलावा सकता है। ऐसे में प्रबंधन के ऊपर जरूर सवाल उठते हैं कि ये जो रास्ता, ये तो बैठक 18 मई को बुलाई गई है, इन्हें नहीं बुलाया गया, क्यों जो आंदोलन का रास्ता है ड्राइवरों को अपनाना पड़ा, क्यों अपनी ही जो मांगे हैं, जो अपनी ही चीज है, जो अपना ही पत्ते हैं, रात्रि भत्ता है, ओवर टाइम है, वो पाने के लिए क्यों आंदोलन का रुख अपनाना पड़ा है। हालांकि अभी 18 मई को परिवहन मंत्री लेंगे, उसके बाद सारी स्थिति साफ होगी कि ये देरी क्यों हुई है और क्यों इनकी जो मांग है उन पर जो है प्रबंधन फैसला नहीं ले पा रहा है। जी चलिए टीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश के बाद अब सबकी नज़र महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष पद पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि उन्होंने शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर अंतिम फैसला करना है, और इस बीच एनसीपी नेता अजित पवार ने दावा किया है कि महाराष्ट्र सरकार पर कोई खतरा नहीं है। पवार ने कहा कि 16 विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने के बाद भी शिंदे फडणवीस सरकार नहीं गिरेगी, सरकार को कोई खतरा नहीं है। एनसीपी नेता अजित पवार ने इस बयान के क्या मायने हैं ये तो वक्त ही बताएगा। पिछले दिनों उनके बीजेपी में शामिल होने की खबरें सुर्खियों में थी। दावा ये भी किया गया कि एनसीपी के कई विधायक उनके समर्थन में हैं। इस बीच शरद पवार के इस्तीफे और फिर वापस पार्टी के अध्यक्ष पद को संभालने की खबर के साथ अजीत पवार को लेकर चल रही अटकलें थम सी गई। आपको बता दें कि 2019 में अजित पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर राज्य में एनसीपी बीजेपी की सरकार बनाई थी। हालांकि फिर वो वापस लौट गए। ये सरकार 3 दिनों तक चली थी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता पर फैसला लेने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया था। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा था कि वो कोर्ट के आदेश के मुताबिक जल्द ही इस विषय पर फैसला करेंगे, और उन्होंने कहा कि वो इस विषय पर बिल्कुल निष्पक्ष फैसला लेंगे और किसी के दबाव में आके नहीं झुकेंगे। और आगे उन्होंने कहा कि अध्यक्ष का पद किसी दल का नहीं होता बल्कि पूरे सदन का होता है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से जल्द विधायकों के भविष्य पर फैसला लेने के लिए कहा था। इसके साथ ही चेतावनी दी थी कि यदि अध्यक्ष का फैसला गलत हुआ
तो वो कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं और सरकार गठन के लिए बहुमत का आंकड़ा 145 है। फडणवीस और शिंदे सरकार के कुछ 166 विधायक हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी के 120 विधायक हैं। इसके अलावा AIMIM के 2 विधायक हैं। इस खबर और तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात कर ली जाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सबकी जो नजरें हैं वो महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष पर टिकी हुई हैं, क्योंकि 16 विधायकों की अयोग्यता का जो अंतिम फैसला है अब उन्हें लेना है। जी बिल्कुल निशा जी, देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से उलटफेर की उम्मीद लगाई जा रही है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 16 विधायकों के निलंबन का फैसला का अधिकार जो है विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को दिया है। अब ऐसे में राहुल नार्वेकर की जिम्मेदारी है किस तरह से निष्पक्ष इस पूरे मामले पर फैसला करते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि राहुल नार्वेकर इस पूरे मामले में जल्द फैसला दे, इसके अलावा निष्पक्ष फैसला जो तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार राहुल नार्वेकर के ऊपर अपना दबाव बना रही है, खासकर सत्ता पक्ष में बैठे एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कुछ सही उम्मीद लगाना मुश्किल है। इस पर लोगों की निगाहें टिकी हुई। जी सत्यप्रकाश, वहीं अब एनसीपी नेता अजीत पवार के दावे ने एक बार फिर सियासी हलचल को बढ़ा दिया है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार पर कोई खतरा नहीं है। अगर 16 विधायकों को अयोग्य भी ठहरा दिया जाए तो शिंदे और फडणवीस सरकार इससे नहीं गिरेगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अजीत पवार ने अपना बयान दिया है, जाहिर तौर पर यह सोचने वाली बात है कि जो एनसीपी प्रमुख शरद पवार लोगों को संगठित करने, विपक्ष को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे मौके पर उनके ही दल के एक बड़े नेता जो विरोधी पक्ष नेता के तौर पर जाने जाते हैं, वह जो अगर इस तरह से कहते हैं कि 16 विधायकों को निलंबन के बाद भी सरकार नहीं गिरेगी, महाराष्ट्र की सरकार सुरक्षित है, महाराष्ट्र की सरकार को कोई खतरा नहीं है, तो जाहिर तौर पर ये बिल्कुल विचारणीय बात है कि इस तरह का वक्तव्य उन्होंने आखिरकार क्यों दिया। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से अजीत पवार को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि अजीत पवार कभी भी जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा उनके साथ कई विधायक हैं जो उनके साथ लगातार संपर्क में है, वह भी उनके साथ जाएंगे। तो ये तमाम अटकलों के बाद जैसे ही शरद पवार ने अपना ये घोषणा किया कि वह एनसीपी प्रमुख पद से इस्तीफा दे रहा है, उसके बाद से 3 दिन तक लगातार महाराष्ट्र में हलचल रही, लेकिन आखिरकार शरद पवार ने अपने बयान को वापस लिया और आखिरकार वह खुद अध्यक्ष बने रहे। तो इसमें जो है बातें सामने आई कि अजीत पवार एक बार फिर से एनसीपी का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है वो जाहिर तौर पर सोचनीय है कि आखिरकार ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया। सत्यप्रकाश, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष की अगर बात कर ली जाए, क्या कुछ कहना है इनका, क्योंकि इन्हें ही अब फैसला लेना है, 16 विधायकों की अयोग्यता पर जो है अंतिम फैसला इन्हें लेना है, तो क्या कुछ कहना है इनका? देखिए, महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार पर अब लोगों की नजरें टिकी हुई है। इसमें सबसे प्रमुख है कि राहुल नार्वेकर अपने 16 विधायकों को लेकर कैसा फैसला करते हैं। हालांकि राहुल नार्वेकर पिछले दिनों विदेश यात्रा पर थे, अब वो मुंबई लौटे हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल नार्वेकर बहुत जल्द इस पर अपना फैसला करेंगे। इस बीच राहुल नार्वेकर ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि वह विधानसभा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, बल्कि पूरे सदन के हैं। वह निष्पक्ष भाव से अपना फैसला सुनाएंगे, इस पर किसी का दबाव काम नहीं करेगा। ठीक उसी तरह से विरोधी दल भी यह उम्मीद करता है कि राहुल नार्वेकर भारतीय जनता पार्टी और एक सरकार दबाव के बगैर यह निष्पक्ष फैसला करेगी और 16 जो विधायक है उनके निलंबन पर अपना आखिरी मुहर लगाएगी, जिसमें खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और प्रकाश दादा सुर्वे जैसे विधायक भी हैं, जिनके निलंबन से महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार में काफी कुछ बदलाव, काफी कुछ हेरफेर हो सकता है। हालांकि जादुई आंकड़े की अगर बात करें तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास विधायकों की संख्या 166 है। 16 विधायक अगर उनके निलंबित हो जाते हैं तो भी सरकार गिरने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी के पास 122 विधायक है, जिन्हें सरकार बनाने के लिए फ्लोर टेस्ट आने से पहले बाकी विधायकों को जोड़ना बेहद जरूरी होगा। तो इस तरह की स्थितियां महाराष्ट्र में वर्तमान में है। अगर निलंबन होता है तो जाहिर तौर पर
जरूर महाराष्ट्र वर्तमान सरकार को बहुत प्रभावित कर सकता है। चलिए सत्य प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाबी में एक ट्वीट में कहा कि सरकार आपके दरवाजे पर वादे के मुताबिक पंजाब सरकार की अगली कैबिनेट बुधवार सुबह 10:30 बजे जालंधर के सर्किट हाउस में होगी। आम आदमी पार्टी ने जालंधर लोकसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद सीएम मान ने सोमवार को घोषणा की है कि राज्य मंत्रिमंडल की अगली बैठक जालंधर में होगी। बुधवार को मान ने लोगों से मिलने और उनके दरवाजे पर जनता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अप्रैल में जनहितैषी पहल सरकार आपके दरवाजे पर शुरू की है। सीएम ने आगे कहा कि बैठक में जालंधर के साथ साथ पंजाब के कई विकास कार्यों को मंजूरी दी जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि और लंबित मामलों पर चर्चा की जाएगी जिन पर तत्कालीन निर्णय लिया जाएगा। विभिन्न शहरों में कैबिनेट बैठकें आयोजित करने के राज्य सरकार के वादे के बीच सीएम की घोषणा आई है। जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आपके सुशील कुमार रिंकू ने कांग्रेस की करमजीत कौर को 58,000 से अधिक मतों से अंतर से उससे हराया था। खबर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, अब पंजाब कैबिनेट की अगर बैठक की बात कर ली जाए तो बुधवार को ये बैठक होने जा रही है और 10:30 बजे जालंधर के सर्किट हाउस में बैठक होने वाली है। किन किन मुद्दों पर इसमें बात की जाएगी, एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, बता दें कि पंजाब की भगवंत सिंह मान की तरफ से पंजाबी में ट्वीट कर दिखाया गया है कि सरकार थोड़े है, जबकि सरकार अब आपके जो है दरवाजे पर है। इसके चलते अगर देखा जाए तो पंजाब सरकार की तरफ से पिछले जब सरकार बनी थी उसके बाद एक वादा किया था कि सरकार जो है वो गली मोहल्लों से चलेगी और पंजाब के जो गाँव उनकी जो छत होती है वहाँ से चलती जाएगी। इसके चलते ये सरकार जो है वो पूरा करने जा रहे हैं, वो वादा जो पूरा करने जा रहे हैं। जैसे कि पिछले दिनों देखा गया कि लुधियाना के सर्किट हाउस में भी एक मंत्रिमंडल की बैठक जो है वो जीवी बन गई और जिसके चलते ये भी पंजाब के मुख्यमंत्री का कि अगली जो बैठक है वो कहीं ना कहीं ऐसे ही अलग अलग शहरों में होती हुई नजर आएगी। इसके तहत अब 17 तारीख यानी कि बुधवार को अगली बैठक जो है, अगली मंत्रिमंडल की बैठक जो है 17 तारीख जालंधर में होती हुई नजर आएगी। जालंधर में सुबह 10:30 बजे सर्किट हाउस बैठक रखी गई है, जिसके चलते अगर देखा जाए तो जो कैबिनेट मंत्री है उनको चंडीगढ़ आना पड़ता है और चंडीगढ़ आने का कहीं ना कहीं टाइम जो है वो व्यस्त होता है। अब जो है जालंधर में ही बैठक होगी। जालंधर के नजदीक जो है पहुंचते हुए सारे विधायक जो मंत्रिमंडल में है जो मंत्री है वहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे और पिछली सरकारों की बात करें तो चंडीगढ़ से जो है ये मीटिंग की जाती है, चंडीगढ़ में ही होती है और आम आदमी पार्टी की सरकार जो है जालंधर में अब दूसरी बार जो है मीटिंग मंत्रिमंडल की रखी गई है। और पंजाब के जालंधर में लगे हुए कामकाज है उनको भी कहीं ना कहीं विचारा जाएगा और तुरंत फैसले जो है वो दिए जाएंगे और उनको जो है पेंडिंग जो पड़ा है उनको कंप्लीट करने की बात जो है वो पंजाब से की जा रही है। संदीप, अगर वहीं बात जालंधर की कर ली जाए, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को जीत दर्ज हुई और उसके बाद से ये दूसरी बैठक है जो जालंधर में होने जा रही है, तो ऐसे में कौन सा बड़ा तोहफा आज जो है कल की बैठक में जालंधर को मिल सकता है, रुके कामकाजों के अलावा, और किन किन चीज़ों पर जो है जालंधर को एक बड़ा तोहफा कैबिनेट की बैठक में मिल सकता है? देखिए, लगातार ट्वीट करके पंजाब के मुख्यमंत्री जो रुके हुए विकास काम है लड़के हुए हैं वो काम है पूरे जैसे कि जिले में अभी जो है नए एमपी सुशील कुमार रिंकू जो है वो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं काफी मुद्दे हैं जैसे कि स्मार्ट सिटी का अब जो
जैसे संसद की सुंदरीकरण की बात करें तो सुंदरीकरण से निरंतर काम किया जाएगा और उसको स्मार्ट सिटी की तरह जो है साफ सुथरा रखने की जो बात है वो की जा रही है। चलिए संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य में आगामी खरीफ की फसल के सीजन के दौरान धान की निर्विघ्न बिजाई को सुनिश्चित बनाने के लिए पुख्ता तैयारियां कर ली गई हैं और एक वीडियो संदेश के द्वारा मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 बार हो चुकी विशाल सरकार किसान मिलनियों के दौरान किसानों से मिले और सुझावों के अनुसार पंजाब सरकार ने राज्य भर में धान की बिजाई चरणबद्ध तरीके से शुरू करने का फैसला किया है। आगे उन्होंने बताया कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में धान की बिजाई 10 जून, 16 जून, 19 जून और 21 जून को शुरू होगी। भगवंत मान ने कहा कि बिजाई की चरणबद्ध विधि को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए राज्य को 4 जोनों में बांटा गया है। अधिक जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धान लगाने के लिए निर्विघ्न सिंचाई सुनिश्चित बनाने की पहल पड़ाव में अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर कटीली तारों से की अगली तरफ के क्षेत्रों में धान की बिजाई का काम 10 जून से शुरू हो जाएगा, जिसके लिए निरंतर बिजली आपूर्ति मुहैया कराई जाएगी। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य में आगामी खरीफ की फसल के सीजन के दौरान धान की निर्विघ्न बिजाई को सुनिश्चित बनाने के लिए पुख्ता तैयारियां की गई हैं और एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनके संदेश के माध्यम से उन्होंने बताया कि सुझाव लिए गए हैं और इन सुझावों के अनुसार पंजाब सरकार ने राज्य भर में धान की बिजाई चरणबद्ध तरीके से शुरू करने का फैसला लिया है। आगे सीएम ने बताया कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में धान की बिजाई 10 जून, 16 जून, 19 जून और 21 जून को शुरू होगी। भगवंत मान ने बताया कि बिजाई की चरणबद्ध विधि को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए राज्य को 4 जोनों में बांटा गया है। अधिक जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धान लगाने के लिए निर्विघ्न सिंचाई सुनिश्चित बनाने के लिए पड़ाव में अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर कटीली तार से अगली तरफ के क्षेत्रों में धान की बिजाई का काम 10 जून से शुरू हो जाएगा, जिसके लिए निरंतर बिजली आपूर्ति मुहैया कराई जा रही है। सरकार की तैयारियां पूरी हैं। तो आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य में आगामी खरीफ की फसल के सीजन के दौरान धान की निर्विघ्न बिजाई को सुनिश्चित बनाने के लिए पुख्ता तैयारियां कर ली गई हैं और एक वीडियो संदेश के द्वारा मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान से जब वो मिले और उनके सुझाव के अनुसार पंजाब सरकार ने राज्य भर में धान की बिजाई चरणबद्ध तरीके से शुरू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण करने वालों को सख्त हिदायत दी है। उन्होंने साफ कहा है कि जिन भी लोगों ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया हुआ है वो सभी खुद ही सरकारी जमीनों को खाली कर दे, वरना सभी का नंबर आएगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि सरकारी जमीनों पर हुए प्रत्येक अवैध कब्जों को सरकार हटाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को तब तक जारी रखा जाएगा जब तक कि सभी सरकार जमीनों से अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया जा सकता। हेक्टेयर जमीन सर खाली कराई जा चुकी है जो अब तक अवैध कब्जे में थी सर। देखिए, ये हमने पहले भी कहा है कि जो भी अतिक्रमण है, जो भी अवैध कब्जा है सरकारी ज़मीनों पर, किसी प्रकार का भी कोई अतिक्रमण है तो उसको हम हर कीमत पर हटाएंगे और वो हटने का अभियान लगातार जारी है और वो तब तक जारी रहेगा जब तक कि पूरा अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाएगा। और इसमें हमने ये भी कहा है जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है वो स्वयं इसे हटा लें। बहुत सारे लोग आज मुझे मिले भी थे, उन्होंने कहा है कि हम स्वतः ही हटा लेंगे कुछ स्थानों पर, तो अच्छा होगा। स्वतः ही हटा लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो धीरे धीरे सभी का नंबर आना है। सर, प्रधानमंत्री तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण करने वालों को सख्त हिदायत दी है। उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिन भी लोगों ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया हुआ है वो खुद ही सरकारी जमीनों को खाली कर दें। इस
खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तारिक अंसारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, जिस तरीके से बात कर ली जाए, अब धामी सरकार लगातार देखा जा रहा है कि अवैध अतिक्रमण को लेकर काफी सख्त नजर आ रही है। धामी सरकार का जो लहजा है वो काफी सख्त नजर आ रहा है और लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही साफ कर दिया था कि जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिन्होंने सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है, उनको सख्त ये चेतावनी दी थी कि उस अतिक्रमण को स्वतः ही हटा दे, लेकिन बावजूद इसके जो है लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात को नजरअंदाज किया, जिसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने जो है अधिकारियों के साथ बैठक कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे कि जहाँ पर भी सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमणों से तुरंत हटाया जाए। तो उसी क्रम से पूरे उत्तराखंड में कार्रवाई जारी है। तमाम जिलों में ये कार्रवाई चल रही है। देहरादून में कार्रवाई हुई, इसके अलावा हरिद्वार में हुई, उधम सिंह नगर में हुई, पौड़ी जिले में कार्रवाई चल रही है। तो लगातार जो है कार्रवाई जारी है। मैं आपको बता दूं, अवैध मजारों की अगर मैं बात करूँ तो अब तक करीब 324 अवैध मजार ऐसे हैं जिन पर जो है अतिक्रमण हटाया गया है, जो सरकारी भूमि पर बने थे, जो वन विभाग की भूमि पर बने थे। तो लगातार कार्रवाई जारी है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने एक बार फिर जो है सख्त हिदायत दी है प्रदेश में जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उन्हें कि वो अतिक्रमण स्वतः ही हटा ले, क्योंकि सरकार हटाएगी तो कार्रवाई भी की जाएगी। तो बिल्कुल सख्त ये चेतावनी है मुख्यमंत्री की कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा, बल्कि अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इसलिए मुख्यमंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अतिक्रमण करने वाला खुद ही अतिक्रमण अपना हटा ले। जी तारिक, वही बात कर ली जाए, अगर विपक्ष की बात कर लें तो विपक्ष इसकी सराहना करने की बजाय अतिक्रमण हटाओ जो आंदोलन जो है, अभियान जो है लगातार जो सरकार चला रही है, उसे बेकार बता रहा है। बिल्कुल, विपक्ष लगातार इस अभियान को जो है धर्म से जोड़कर देख रहा है। विपक्ष का बिल्कुल साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार अतिक्रमण के नाम पर अवैध मजारों को हटा रही है और अवैध मजारों का नाम लेकर जहां से अवैध मजार हटाई जा रही है वहां पर कुछ और भी नहीं बना रही है। जबकि जो संविधान है उसमें जो तमाम धर्म है उन्हें समानता का अधिकार है, सभी धर्मों को जो है सम्मान करने का सभी लोगों को अधिकार है। तो बिल्कुल साफ तौर पर विपक्ष का यही कहना है कि सरकार राय लेने के चक्कर में अवैध मजारों को जो है तोड़ रही है। कुछ मजार ऐसे भी हैं जो 100 साल से पुराने हैं, 125 साल से ज्यादा पुराने हैं, लेकिन उनको भी रहा है। तो विपक्ष का लगातार निशाना सरकार पर यही है कि सरकार श्रेय लेने के लिए, वोट बटोरने के लिए जो है तमाम कार्रवाई कर रही है, जिससे जो है किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच रही है। तो विपक्ष लगातार हमलावर है और इस प्लान को जो है बेकार बता रहा है। जी बात कर ली जाए, जिस तरीके से लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही है, तो अभी तक कितना अतिक्रमण जो है हटाया गया है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो करीब 324 अवैध धार्मिक स्थल ऐसे हैं जिन्हें हटाया गया है, जिन्हें आप बाजार भी कह सकती हैं, जिन्हें आप रास्ते में पड़ने वाले जो है छुटमुट जो धार्मिक स्थल लोग बना देते हैं, पत्थर रख देते हैं, वो भी कहते हैं। तो 324 से ज्यादा जो है ऐसे अतिक्रमण है जो हटाए हैं और लगातार ये कार्रवाई जारी है। प्रशासन को विरोध का सामना भी लगातार करना पड़ रहा है। कल रामनगर में भी जो है अवैध मजार के नाम पर जो है मजार तोड़ा गया, जिसमें लोगों ने विरोध भी किया। उस मजार के बारे में बताया जा रहा है कि 124 साल पुराना ये मजार था। पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था कि अगर इसका कोई जो है इसका जो बनाने वाला है, जो इसका देख रेख करने वाला है वो सामने आए, लेकिन उसके अलावा भी कोई सामने नहीं आया, जिसके बाद उस पर कार्रवाई की गई। ताज्जुब की बात यह है कि जो अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं उनका कोई वारिस निकलकर सामने नहीं आ रहा है, उनकी देख रेख करने वाला सामने नहीं आ रहा है। जबकि पहले ही नोटिस जारी कर दिए गए थे कि जो इनकी देखभाल करता हो, जो मजारों की देखभाल करता हो, उसे कोई आपत्ति हो तो वो दर्ज कराए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि कोई भी सामने आकर ये नहीं कह रहा है कि इसकी देखभाल मैं करता हूँ या मेरे द्वारा ये बनाया गया है, यहाँ पर मैं रहता हूँ। जी चलिए तारिक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। छत्तीसगढ़ में सभी राजनीतिक पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसी क्रम में बीजेपी की रणनीति तैयार करने के लिए आज कार्यसमिति की बैठक में मंथन करेगी, जिसमें बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल रहेंगे।
आपको बता दें कि इस बैठक में पॉलिटिकल प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा और साथ ही साथ आगामी महीनों की कार्यों की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सभी राजनीतिक पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर लगातार बैठकों का दौर जो सभी पार्टियों का है वो शुरू हो चुका है। और इसी क्रम में बीजेपी की रणनीतियां तैयार करने के लिए आज कार्यसमिति की बैठक में बीजेपी मंथन करेगी, जिसमें बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस बैठक में पॉलिटिकल प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा और साथ ही साथ आगामी महीनों में की कार्यों की रूपरेखा भी जो है इसमें तैयार की जाएगी। तो लगातार अब बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही समय बचा हुआ है और ऐसे में लगातार सभी पार्टियां इस कोशिश में जुटी हुई हैं कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की जाए। ऐसे में बैठकें की जा रही हैं, मंथन किया जा रहा है, कहां पर खुद को मजबूत करने की ज़रूरत है, इन सब बातों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर बात कर ली जाए बीजेपी की, तो बीजेपी की भी कार्यसमिति की बैठक होनी है, जिसमें बीजेपी मंथन करेगी। आपको बता दें कि इसमें रणनीतियां तैयार की जाएंगी और साथ ही पॉलिटिकल प्रस्ताव भी इसमें पारित किया जाएगा और इसके साथ ही आगामी महीनों की कार्यों की जो रूपरेखा है, यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले के जो महीनों की अगर बात कर लें, इसमें किस प्रकार की रूपरेखा कार्यों की रहने वाली हैं, इस पर भी बातचीत की जाएगी। तो लगातार सभी पार्टियां जो हैं कोई कोर कसर जो है नहीं छोड़ना चाहती, किस तरीके से जनता को अपनी ओर आकर्षित किया जाए, ये तमाम तरीके के हथकंडे अपनाती हुई सभी पार्टियां नजर आ रही हैं। और इसी कड़ी में आज बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक है, जिसमें बीजेपी मंथन करने जा रही है। और आपको बता दें कि इस बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के साथ बीजेपी के कई दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। और आपको बता दें कि इस बैठक में पॉलिटिकल प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे और विधानसभा चुनाव से पहले के महीनों की कार्यों की जो रूपरेखा है वो भी इसमें तैयार की जाएगी। तो कोई कोर कसर जो है कोई पार्टियां इसमें नहीं छोड़ना चाहती। लगातार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बात चाहे कांग्रेस की कर लें चाहे बीजेपी कर लें, काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। और कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस भी बैठकों का दौर कांग्रेस में भी जारी है और लगातार सीएम भूपेश बघेल भी भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं। जनता से अच्छा खासा संपर्क साधने की कोशिश जो है सीएम भूपेश बघेल कर रहे हैं कि किस तरीके से जनता को रिझाया जा सकता है, किस तरीके से जनता को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। तो इसलिए लगातार कांग्रेस की तरफ से भी भेंट मुलाकात कार्यक्रमों का दौर जो है लगातार जारी है और लगातार विकास कार्यों की सौगात भी कांग्रेस देती हुई नजर आ रही है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी टिकेश वर्मा इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं। टिकेश, जिस तरीके से बात कर ली जाए, विधानसभा चुनाव अब सामने है, कुछ ही महीनों का समय अब विधानसभा चुनाव में बचा हुआ है और ऐसे में बैठकों का दौर जो है लगातार जारी है। अगर बात बीजेपी की कर ली जाए टिकेश, तो जो है बीजेपी आज कार्य समिति की बैठक इसमें करने वाली है, मंथन किया जाने वाला है, पॉलिटिकल प्रस्ताव इसमें पारित किया जाने वाला है और क्या कुछ इस बैठक में अहम रहने वाला है, एक बार पूरी जानकारी। जी देखिए, लगातार निश्चित तौर पर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में इन दिनों चुनावी सरगर्मियां बढ़ चुकी है, लगातार एक के बाद एक पार्टी लगातार अपनी चुनावी मंथन करने में जुटी हुई है, लगातार रणनीतियां तैयार कर रही है। बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की आज बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है, कार्य समिति की बैठक है, जिसमें प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जी पहुंचे हुए और निश्चित तौर पर एक बड़ी रणनीति तैयार करने की बात कही गई उनके द्वारा। कल जिस तरीके से आज जो बैठक उसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हो या फिर जो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, तमाम जो कार्य समिति के जो सदस्य है, जो पदाधिकारी, वो इस बैठक में शामिल होंगे और रणनीतियां तैयार किए जाएंगे, जिसमें पॉलिटिकल प्रस्ताव भी पारित होंगे कि आगामी आने वाले महीनों में क्या कुछ बीजेपी के द्वारा किए जाने वाले और किस तरीके से भूपेश सरकार की नीतियों को घेरा जाए, किस तरीके से भूपेश सरकार की जिस तरीके से जो लगातार भेंट मुलाकात की आपने जिक्र किया, तो जिस तरीके से भेंट मुलाकात कर जरिए लोगों से रूबरू हुए, लोगों की समस्याएं सुने और निश्चित तौर पर जिस तरीके से भेंट मुलाकात को चुनावी रणनीतियों से जिस तरीके से जोड़कर देखा जा रहा है, उससे निश्चित तौर पर साफ है। और जिस तरीके से कांग्रेस लगातार मंत्रियों की फीडबैक लिया गया, मंत्रियों की जिस तरीके से
क्लासेस हुई मंत्रियों की, जिस तरीके से उनसे विभागों की जानकारी मांगी गई और तमाम जो बीजेपी के कांग्रेस के पदाधिकारी है उनसे लगातार जो है मंथन किया गया, जिसके बाद कहीं न कहीं कांग्रेस की रणनीति अब तैयार होती हुई दिख रही है। इसी क्रम में बीजेपी भी आज अपना जो मंथन है, चुनावी मंथन, वो करने जा रही है और रणनीति तैयार करने में एक बड़ी बैठक मानी जा रही है। टिकेश, कुल मिलाकर दोनों पार्टियां जो है अब पूरे जोरों शोरों से जो है लगी हुई हैं किस तरीके से विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की जाए। वहीं बात अगर माहौल की कर लें तो माहौल किस ओर बना हुआ दिख रहा है, चुनावी माहौल की अगर बात कर लें किस तरफ ये माहौल बनता हुआ दिख रहा है, और लोगों से अगर जब आप लोगों ने बात की होगी विधानसभा चुनाव को लेकर कि किन मुद्दों पर आप लोग वोट करने चाहेंगे, तो क्या लग रहा है, कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है और लोग किस पक्ष में खड़े होते नजर आ रहे हैं? देखिए, मुद्दे बेहिसाब है और इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता लगातार मुखर होती है। जिस तरीके से इस बार बात की जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो जादू है वो पूरे प्रदेश भर में जमकर चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे पिछड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए भूपेश सरकार की कई ऐसी जो नीतियां है जिसके खिलाफ बीजेपी मैदान पे आई है, लेकिन लोगों से संपर्क साधने में नाकाम रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं मैदानी स्तर पर आगे है। बीजेपी भले ही कल से मैदानी स्तर पर हमको दिखाई दे रही है, लेकिन अब जो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि अब देर हो चुका है और जिस तरीके से लोगों तक पहुंचना चाहिए बातें विपक्ष में होकर, वो बात अब तक बीजेपी पहुंचाने में सक्षम नहीं हो पाई है। ऐसे में कहीं ना कहीं भूपेश सरकार की जो नीतियां है, चाहे वो किसानों की बात किया जाए और अभी जिस तरीके से युवाओं के लिए रोजगार की बात किया जाए, तो निश्चित तौर पर महिलाओं की बात किया जाए, तमाम वर्गों को भूपेश सरकार साधने में सफल हुई है। लेकिन बीजेपी है वो जिस तरीके से जो भी कमियां है, जो विपक्ष की भूमिका निभाने की बात होती है, वो निभाती हुई नजर नहीं है। जिस तरीके से चुनावी पंडितों का कहना रहता है, तो निश्चित तौर पर ये जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। टिकेश, वहीं बात कर लें, जिस तरीके से आपने कहा कि काफ़ी एक्टिव नज़र नहीं आ रही बीजेपी छत्तीसगढ़ में और कांग्रेस को जो है भारी बहुमत जो है मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आप लोगों ने जनता से बात की होगी, जिस प्रकार का रिस्पॉन्स उनका रहा होगा और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी से अच्छी स्थिति में छत्तीसगढ़ में है, ऐसे में अगर बात कर ली जाए बीजेपी कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तमाम मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी जो है कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है। बात अगर नक्सली हमलों की कर ली जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा जो है लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ा है, तो एक बड़ा मुद्दा इसे बीजेपी ने बना लिया था। देखिए, मैंने सबसे पहले ये कहा है कि मुद्दे बेहिसाब है, लेकिन उसको भुनाने में, उनको जनता तक ले जाने में बीजेपी कहीं ना कहीं सक्षम दिखाई नहीं दे रही है। लगातार ग्राउंड जीरो में बीजेपी हताशा नजर आ रही है, ग्राउंड जीरो में बीजेपी कमजोर नजर आ रही है। यही कारण है कि जनता है वो भूपेश सरकार के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक प्रचंड जीत की ओर दिखाई दे रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई ऐसे काम करके दिखाए जिसको लेकर के ग्रामीण अंचलों में या फिर जनता के जो मन मस्तिष्क में पैठ बन चुका है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से बात किया जाए बीजेपी की, तो बीजेपी नक्सल मुद्दे की आपने बात किया, तो नक्सल मुद्दे को भुनाने में भी सक्षम नहीं रहा है। जिस तरीके से ग्राउंड में जाना चाहिए, शहीदों के परिवार से मिलना चाहिए, तो तमाम तरीके की जो चीजें हैं, भले बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है, लेकिन जो वास्तविकता ग्राउंड पर हमको दिखना चाहिए वो ग्राउंड पर नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि बीजेपी इस बार के चुनाव में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन जब जो नेता है वो चुनावी रण में उतरेंगे, तब उसके बाद पता चलेगा कि किस पार्टी की रुख है और कहाँ जा रही है। बिल्कुल टिकेश, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए, मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।